हेलो स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं हम थ्योरी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले हमने पहले पार्ट में एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस और एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। तो हम देखते हैं कि जो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस है, ये एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस अपनी अक्ष पर चक्रण करते हैं और इस चक्रण के कारण ये एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। अब जब ऐसे एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस को हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखकर इसके ऊपर एक निश्चित फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव्स गिराते हैं, तो ये जो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस है इन रेडियो वेव्स के साथ इंटरेक्शन करता है, इनके साथ अन्योन क्रिया करता है और इस अन्योन क्रिया के कारण यह न्यूक्लियस दो प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है, जिसमें नंबर 1 हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखें कि ये हमारे पास एक सैंपल ट्यूब थी और उस सैंपल ट्यूब को हमने दो नॉर्थ एंड साउथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। यहाँ से ये है रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, यहाँ से हम निश्चित फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव्स इसके ऊपर गिराते हैं। तो ये जो इसका न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस दो प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सापेक्ष। जैसे नंबर 1 कि यह न्यूक्लियस इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में व्यवस्थित हो जाए, और नंबर 2 कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाए। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार से व्यवस्थित है। अब यदि ये जो प्रोटॉन है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में व्यवस्थित होता है, तो यह न्यूक्लियस इन रेडियो वेव्स से कुछ एनर्जी का अवशोषण करता है और अवशोषण करके ये न्यूक्लियस अपने लो एनर्जी के अल्फा जीमान स्तर से बीटा जीमान स्तर में चला जाता है और कुछ समय के बाद कुछ एनर्जी का उत्सर्जन करते हुए पुनः अल्फा जीमान स्तर में आ जाता है। तो इस एनर्जी के अवशोषण और उत्सर्जन के कारण, इसके अवशोषण और इस उत्सर्जन के कारण हमें ये जो कंप्यूटर लगा रहता है, यहाँ पर एनएमआर सिग्नल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं यहाँ पर? एनएमआर सिग्नल। अब ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन जब अल्फा जीमान स्तर से बीटा जीमान स्तर में स्थानांतरित होता है, तो उस स्थानांतरण को कहते हैं हम फ्लिपिंग। उससे क्या कहते हैं हम? फ्लिपिंग। और इस फ्लिपिंग के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, ये आवश्यक ऊर्जा यह नाभिक इस रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर से प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर से प्राप्त करता है। अब इसके लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? इसके लिए जो
आवश्यक ऊर्जा है, उस आवश्यक ऊर्जा को हम एक फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करते हैं। जैसे कि आवश्यक ऊर्जा डेल्टा, ये जो डेल्टा ई है, इस डेल्टा ई का फॉर्मूला है गामा H0 अपॉन 2 पाई, और हम जानते हैं कि डेल्टा ई बराबर एच न्यू। तो हम ये कहें कि एच न्यू बराबर गामा H0 अपॉन 2 पाई। यहाँ से हम न्यू का मान याद करेंगे तो गामा H0 अपॉन 2 पाई इंटू एच, एच से एच कैंसिल हो गया, तो न्यू बराबर गामा H0 अपॉन 2 पाई। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ ये जो है म्यू, ये इसकी ये रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी आवृत्ति है, हर्ट्ज। इसकी इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। ये जो H0 है, H0, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की सामर्थ्य और गामा चुंबक गायरिक अनुपात। ये क्या है? चुंबक गायरिक के अनुपात। देखते हैं हम कि जो NMR सिग्नल्स हैं, उन सिग्नलों से हमें उस अज्ञात यौगिक के बारे में कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे नंबर 1, सिग्नल की संख्या। तो किसी भी NMR जो स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में ये जो सिग्नल की संख्या है, वह हमें उस यौगिक में प्रोटोनों के प्रकार के बारे में जानकारी देती है कि उस यौगिक में कितने प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं। नंबर 2, सिग्नल की स्थिति, कि उस स्पेक्ट्रम में जो हमें सिग्नल प्राप्त हुआ, वो सिग्नल कहाँ प्राप्त हुआ, वो अप फील्ड में प्राप्त हुआ या डाउन फील्ड में प्राप्त हुआ। वो जो स्थिति है, वो स्थिति हमें उस प्रोटॉन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का वातावरण है, उस इलेक्ट्रॉनिक वातावरण के बारे में जानकारी देती है। नंबर 3, सिग्नल की तीव्रता। ये जो सिग्नल की तीव्रता है, कि सिग्नल की हाइट कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो हमें उस सिग्नल में, जो सिग्नल है, उस सिग्नल के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, उन प्रोटॉन के बारे में जानकारी देती है। नंबर 4, सिग्नल की स्प्लिटिंग, कि वो जो सिग्नल है वो कितने भागों में स्प्लिट हुआ है। ये जो स्प्लिटिंग है, वो स्प्लिटिंग हमें उसके निकटवर्ती परमाणु पर, उस निकटवर्ती परमाणु पर प्रोटॉन की संख्या की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है? उसके प्रोटॉन की संख्या। जैसे हम कहें कि CH3 CH2 CH3। अब ये जो CH3 है और ये CH3 है, ये एक समान है, तो हम इनको एक मान लेते हैं, एक, और इसको मान ले इससे लगा तो B। तो चाहे इसका सिग्नल है या इसका सिग्नल, दोनों का एक ही सिग्नल प्राप्त होगा। अब इसका सिग्नल कितने भागों में स्प्लिट होगा?
वो डिपेंड करेगा इस निकटवर्ती परमाणु पर कि इस पे कितने प्रकार के प्रोटॉन, क्या क्या कितने प्रोटॉन हैं, और इसका सिग्नल कितने भागों में स्प्लिट होगा वो डिपेंड करेगा कि इस निकटवर्ती परमाणु पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है। तो जो सिग्नल की स्प्लिटिंग है वो सिग्नल की स्प्लिटिंग हमें उस परमाणु के या उस न्यूक्लियस के निकटवर्ती परमाणु पर प्रोटॉन की कितनी संख्या है उसके बारे में जानकारी देती है। अब यदि निकटवर्ती परमाणु पर ये जो प्रोटॉन की संख्या है वो समतुल्य है, अर्थात एक जैसी है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन के कारण इसका जो सिग्नल है वो n+1 भागों में स्प्लिट होगा। और यदि ये निकटवर्ती परमाणुओं पर जो प्रोटॉन थे ये मान लीजिए असमतुल्य होते तो ये जो सिग्नल है जो मैथिलीन समूह का सिग्नल है ये n+1 m+ भागों में स्प्लिट होता है। यहाँ n और जो m है या ये जो n है ये निकटवर्ती परमाणु पर उपस्थित प्रोटॉन की संख्याओं के सेट है। तो इस प्रकार से हम एक NMR सिग्नल से हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती हैं उनका पता लगा लें।